तो इसके पिछली वीडियो में मैं बात कर रहा था गली इरोजन कंट्रोल स्ट्रक्चर, या सिंपली आप गली कंट्रोल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो पिछली वीडियो में जो मैंने बात किया था उसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि कंट्रोल स्ट्रक्चर दो तरह के हैं। एक जिसको मैं प्रिवेंशन कहता हूं और दूसरा जिसको मैं इलाज कहता हूं। प्रिवेंशन मतलब पहले ही रोक, परहेज, पहले ही वैसा कारण न होने दीजिए जिससे कि गली इरोजन होए, और अगर आप पहले वाला नहीं किए तो बाद वाला करना पड़ेगा इलाज। अगर हो रहा है अब इरोजन तो करना ही पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, नहीं तो पहले ही कर देते। तो जो चीज आप पहले करते हैं उसको आप प्रिवेंशन बोलते हैं, और प्रिवेंशन ना बोल करके मेजर भी बोल सकते हैं, उपाय भी बोल सकते हैं। तो मैंने 3 बताया था। कौन कौन? तो पहला बताया था कि रिटेंशन ऑफ रन ऑफ बाय क्रॉप मैनेजमेंट, कंटूर फार्मिंग, स्ट्रिप फार्मिंग, बंडिंग, ट्रेसिंग। ठीक है, ये पहला था। दूसरा था डाइवर्सन ऑफ रन ऑफ, और तीसरा था नॉन इरोसिव कन्वेंस ऑफ रन ऑफ इन द गली। ये 3 प्रिवेंशन थे। आप प्रिवेंशन ना कह के इसमें भी लिख सकते हैं, गली कंट्रोल स्ट्रक्चर के लिस्ट में भी इसको आप गली कंट्रोल मेजर के लिस्ट में भी आप उसको लिख सकते हैं। अगर पहला लिखेंगे रिटेंशन ऑफ रन ऑफ बाय क्रॉप मैनेजमेंट, कंटूर बंडिंग, कंटूर क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, बंडिंग, ट्रेसिंग, पहला लिखेंगे अगर, और दूसरा लिखेंगे बाय डाइवर्सन ऑफ रन ऑफ, तीसरा लिखेंगे नॉन इरोसिव कन्वेंस ऑफ रन ऑफ इन द गली। अगर 3 उधर लिख देते हैं तो ए वाला क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ये 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13, 14, नहीं 14 और एक इधर है 15 और एक 16, टोटल 16 तरीके हो जाएंगे, टोटल 16 मेजर हो जाएंगे, 16 उपाय हो जाएंगे। कोई किताब प्रिवेंशन को अलग लिखता है, इसको अलग लिखता है। हमारे हिसाब से, हमारे ख्याल से तो सब के सब गली कंट्रोल के मेजर है, गली कंट्रोल के उपाय ही है। तो आप टोटल 16 लिख सकते हैं। बाकी 16 में 3 जो पहले 3 जो पिछली वीडियो में हमने बताया वो 3 उधर हो गए। उसके बाद बायोलॉजिकल मेजर ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 बायोलॉजिकल हैं। उसके बाद 7 8 9, 7 8 9 10, 4, 7 8 9 और 10, ये टेम्पोररी इंजीनियरिंग मेजरमेंट में आते हैं। इंजीनियरिंग मेजर, इंजीनियरिंग में भी 2 हो जाते हैं, टेम्पोररी और परमानेंट। तो ये आपके टेम्पोररी है, 7 8 9 10, ये टेम्पोररी मेजरमेंट है। पिछली वीडियो में सारा क्लियर है। इसके बाद 11 12 13, ये क्या है, परमानेंट। ठीक है ना, तो परमानेंट 3 हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 3 और 6 और 4 और 3, 6 4 10 3 13 और 3 16। अगर टोटल लिखे तो 16, 13 तो यहां लिखे हैं और 3 जो प्रिवेंशन है वो पहले लिख दीजिए। तो एक बार को फिर से सुन लीजिए, 3 प्रिवेंशन मेजर, 6 बायोलॉजिकल मेजर हो गए, 6 3 9,
4 सेमी परमानेंट या टेम्पोररी कह सकते हैं, तो 9 4 13 हो गए, और 3 परमानेंट, तो 13 और 3 16 हो गए। हमने प्रिवेंशन 3 जो था उसको छोड़ दिया है, तो बाकी 13 यहां दिख रहा है। अब इन 13 में अगर आपको आ जाए एग्जाम में कि गली कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, तो इतना लंबा चौड़ा याद है तो लिख सकते हैं, अन्ना याद है तो सिर्फ परमानेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर को आप लिख दीजिए। परमानेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर में आ जाता है 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर। कैसे लिखेंगे आप, सेमेस्टर में भी काम चल जाए और कंपटीशन में भी काम आ जाए, तो तीनों में मैं डिस्टिंग्विश करके तीनों को मैं अंतर बताऊंगा। कोई एक चीज ले लूंगा तो एक पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, मैं तीनों को अंतर बिल्कुल याद हो जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर इतना लंबा चौड़ा लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, न लिखना है तो 3 ही याद रखिए। ठीक है, अब 3 को मैं यहां पर मिटा करके 3 को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद समझ में आ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जो सीरियल नंबर 7 8 9 10 में लिखा हुआ था वो था टेम्पोररी मेजर, और 11 12 13 में जो लिखा हुआ था वो था इंजीनियरिंग मेजर, और 1 से लेकर के 6 तक जो लिखा हुआ था 1 2 3 4 5 6 वो था बायोलॉजिकल मेजर, बायोलॉजिकल उपाय, टेम्पोररी उपाय, परमानेंट उपाय। और उसके पहले जिसको हम नहीं लिखे थे, आपको मन करे तो उसको शामिल कर लीजिए, वो था प्रिवेंशन। तो अब इन्हीं की बात कर रहे हैं हम, परमानेंट की बात, समझ गए? ये दोनों इंजीनियरिंग मेजर में आते हैं, अब परमानेंट की बात हम कर रहे हैं। तो देखिए, परमानेंट मेजर के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो परमानेंट मेजर के बारे में 4-5 पॉइंट आप लिखेंगे ना, परमानेंट मेजर 4 पॉइंट, किसको कहते हैं परमानेंट मेजर। तो पहला है कि परमानेंट उपाय हम तब करते हैं जब हमको ऐसा लगता है कि हमारा टेम्पोररी मेजर फेल हो सकता है। यूज वेयर टेम्पोररी स्ट्रक्चर में फेल, वैसी जगह पर इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, और कहां कहां यूज करते हैं भाई, तो यूज्ड इन मीडियम, यूज्ड इन गली ऑफ मीडियम एंड लार्ज ड्रेनेज एरिया। इसके पहले मैं आपको गली का क्लासिफिकेशन बताया था पिछली वीडियो में, 4 क्लासिफिकेशन, एक शेप के आधार पर था, एक एक्टिवनेस के आधार पर था, एक डायमेंशन के आधार पर था, और एक ड्रेनेज एरिया के आधार पर था। ड्रेनेज एरिया वाले में 3 तरह का था, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। मीडियम का ड्रेनेज एरिया 2 से 20 हेक्टेयर और लार्ज का ड्रेनेज एरिया ग्रेटर देन 20 हेक्टेयर। मतलब अगर 2 हेक्टेयर से बड़ा अगर ड्रेनेज एरिया है, वहीं पर हम परमानेंट करेंगे, मीडियम टू लार्ज। ठीक है ना, उस क्लासिफिकेशन पर जाइए, देख लीजिए वहां क्या है। उसके बाद लिखा हुआ है कि ये जो जितने भी परमानेंट स्ट्रक्चर हैं, ये बनाए हुए होते हैं मशीनरी डैम से, मतलब ईंट, बालू, सीमेंट, छड़ इत्यादि मिलाकर के। ठीक है, इनका लाइफ 25 से 50 साल होता है, याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ देता है यहां। अब भूल गए थे हम, डेटा बेस फैक्ट हम हमेशा बताते हैं, क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा किसी भी एग्जाम में, ए कुछ भी, कि टेम्पोररी कंट्रोल, परमानेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर, परमानेंट सॉइल एंड वाटर कंट्रोल स्ट्रक्चर या परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये सब में आते हैं। सिर्फ गली में ही नहीं आएंगे, सब में आते हैं, हर तरह से आपको सिविल इंजीनियरिंग में हर जगह पढ़ना है। इनका लाइफ कितना होता है, तो 25 से 50 साल। ठीक है, इसके उल्टा जरा टेम्पोररी में जाइए, जिसका हम वर्णन नहीं कर रहे हैं, जरूरी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन टेम्पोररी का लाइफ कितना होता है, 3 से 8 साल, 3 to 8 ईयर टेम्पोररी का। टेम्पोररी बना किससे होता है, तो बना होता है लोकली अवेलेबल मटेरियल से। लोकली अवेलेबल मतलब लोकल में जो भी है, घास, पतवार, बांस, डंडी, जो लोकल अवेलेबल मटेरियल है, उसको बाहर मार्केट से सीमेंट
और मिस्त्री बुलाने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका लाइफ 25 साल और टेम्पोररी का लाइफ 3 से 8 साल, दोनों याद कर लेना है। ये मसोनरी स्ट्रक्चर है, वो लोकली अवेलेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कहाँ पर यूज होता है? मीडियम टू लार्ज ड्रेनेज एरिया वाले गली में, और वो यूज होता है स्मॉल टू मीडियम में, स्मॉल से मीडियम तक, लार्ज में टेम्पोररी नहीं यूज होता है। तो दोनों में अंतर समझ गए। अंतर का मतलब क्या है कि आप दोनों के बारे में 3-4 लाइन आप लिख सकते हैं। और बाकी उसके जितने टाइप हैं टेम्पोररी का, उसके बारे में मैं डिस्कस करना उचित नहीं समझता, आज तक कभी नहीं आया। बस आप टाइप समझ जाइए, न हो नेट से उसका फिगर देख लीजिए, बस या टाइप लिख दीजिए। जब भी आएगा यहीं से क्वेश्चन आएगा, 1 2 3 इसी से। अब यहां से देख लीजिए डेटाबेस फैक्ट कि आप कंफ्यूज कहां करते हैं। तो ड्रॉप स्पाइलवे का दूसरा नाम है स्ट्रेट ड्रॉप स्पाइलवे। क्या नाम है? स्ट्रेट ड्रॉप स्पाइलवे। कंफ्यूज नहीं करना है। ड्रॉप इनलेट स्पाइलवे का दूसरा नाम क्या है? पाइप स्पाइलवे। पाइप स्पाइलवे, और इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, ठीक है। ये कंफ्यूजन होता है हमेशा कि कौन क्या है, पूछ देता है। इसको हम लोग वियर भी कहते हैं, वियर, इस वाले को वियर ओपनिंग, रेक्टेंगुलर वियर। वियर तो सब है, वियर मतलब एक वैसा जगह जिससे कोई चीज पार कर जाए, पानी पास कर जाए, तो पानी इससे भी वियर सब है। इसको कभी कभी रेक्टेंगुलर वियर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? रेक्टेंगुलर वियर, ठीक है। जो हम लोग जो पानी मेजर करने के लिए जो वियर यूज करते हैं वो थोड़ा कम होता है डायमेंशन में, ये बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसी समरूप है, सिमिलर है, उसी का बड़ा फॉर्म है। तो कभी कभी किताब में लिखा होता है कि इट इज रेक्टेंगुलर वियर, ठीक है। ड्रॉप इनलेट स्पाइलवे, पाइप के द्वारा जाता है पानी नीचे और नीचे जाकर के फिर ऐसे बह जाता है। ये तीनों को आप चेक डैम भी कर सकते हैं। चेक डैम 2 तरह के होते हैं, टेम्पोररी और परमानेंट। टेम्पोररी वाले में एक लिखा हुआ था डैम, चेक डैम, ठीक है ना, तो टेम्पोररी था। ये तीनों क्या है? तीनों को आप कह सकते हैं परमानेंट चेक डैम है, परमानेंट चेक डैम है। डैम का काम क्या होता है? पानी को रोकना एक लेवल तक, उसके बाद छोड़ना, तो तीनों तो वही काम करता है। अब परमानेंट चेक डैम के ही मतलब आप 3 तरीका बता सकते हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। कुछ बेसिक डिफरेंस और जहां से क्वेश्चन एराइज होता है, देख लीजिए। यह कब सुटेबल है? यह सुटेबल है लो हेड और लो डिस्चार्ज के लिए। लो हेड, लेस देन इक्वल टू 3 मीटर, इसके लिए सुटेबल है। पानी ऊपर से कम नीचे तक गिरना है तब, याद ले, पूछा जाता है हमेशा। ये किस लिए सुटेबल है? ये हाई हेड के लिए, 3 से 6 मीटर के लिए। ठीक है। ये कब सुटेबल है? ये भी हाई हेड के लिए। समझ गए? ये हमेशा पूछा जाता है और सेमेस्टर में भी आप लिख सकते हैं। हो गया दोनों काम। इसके बाद आइए डिस्चार्ज। ये होता है लो डिस्चार्ज, ये भी होता है लो डिस्चार्ज, ये होता है हाई डिस्चार्ज। 100 फीट क्यूब पर सेकंड तक पानी छोड़ता है, उसके बाद नहीं, उससे ज्यादा नहीं। 100 फीट क्यूब, जैसे मीटर क्यूब पढ़ते हैं ना, वैसे ही फीट क्यूब, क्यूसेक और क्यूमेक पढ़े होंगे, तो क्यूसेक को कहते हैं फीट क्यूब। लो डिस्चार्ज कितना? लेस देन इक्वल टू 100
फीट क्यूब 100 फीट क्यूब पर सेकेंड। ये भी इतना ही छोटा है लो डिस्चार्ज। सौ क्यूबिक फीट पर सेकेंड, समझ गया? जो भी लिखना है 100 क्यूबिक फीट पर सेकेंड। लेकिन ये क्या है? ज्यादा है, 100 से ज्यादा हाई डिस्चार्ज, ग्रेटर देन 100 क्यूबिक फीट पर सेकेंड के लिए। तो डिस्चार्ज इसका और इसका बराबर है, और हेड किसका बराबर है? इसका और इसका। याद रख लीजिए, ये दोनों सेम हेड के लिए हैं। और डिस्चार्ज किसका है? तो डिस्चार्ज इसका और इसका बराबर है। ऐसा डिजाइन, ये अंतर हो गया आपका। आप लिख सकते हैं नाम, पहला तो कि नाम में क्या क्या फर्क है, दूसरा आप लिख सकते हैं हेड में क्या क्या फर्क है, डिस्चार्ज में क्या क्या फर्क है। ये तीन बातें लिख देंगे, और तीनों बातें लिखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा तंग करेगा समय कंपटीशन के एग्जाम में। नेक्स्ट क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो मेजर कंपोनेंट में है। ये जो स्ट्रक्चर बना इसमें कंपोनेंट कौन कौन है, इसमें और इसमें भी कंपोनेंट कौन कौन। तो देखिए, इसमें है इनलेट, कंड्यूक्ट और आउटलेट, इसमें और इसमें दोनों में। इनलेट, कंड्यूक्ट, आउटलेट, सेम चीज इसमें भी है, इनलेट, कंड्यूक्ट और आउटलेट। लेकिन इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, समझ गए? इसमें है हेड वाल एक्सटेंशन, साइड वाल, विंग वाल, कट ऑफ वाल, टो वाल, लॉन्गिट्यूडनल सील, बहुत सारे हैं। तो लिख दीजिए इसका कंपोनेंट। समझ गए कंपोनेंट के हिसाब से फर्क? ठीक है। इसमें एक कंपोनेंट है कट ऑफ वाल। कट ऑफ वाल का काम क्या होता है जानते हैं? कट ऑफ वाल का काम होता है सीपेज को रोकना, और सीपेज से संबंधित, सीपेज से होने वाली सारी बीमारियों को रोकना, जैसे स्लाइडिंग, इरोजन। लेकिन मेन काम है सीपेज को रोकना, पूछ दिया जाता है। इसमें जो कट ऑफ, इसके जो कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट कट ऑफ वाला आता है, उसका फंक्शन पूछ देता है। ठीक है। इसमें तो देखिए, इसमें इनलेट, कंड्यूक्ट और आउटलेट है। इसमें भी इनलेट, कंड्यूक्ट और आउटलेट होता है। इसका जो आउटलेट है ना, आउटलेट भी अपने अंदर 2-4 प्रकार के कंपोनेंट रखता है। आउटलेट के अंदर 4 तरह के कंपोनेंट। एक होता है स्टीलिंग बेसिन। स्टीलिंग बेसिन का वर्क हमेशा पूछ दिया जाता है कि क्या काम है। जिस तरह से कट ऑफ का पूछा जाता है उस तरह से भी पूछा जाता है। आपके तो स्टीलिंग बेसिन का काम है एनर्जी डिसिपेशन, एनर्जी को प्रवास करना। वाटर फ्लोइंग, जब वाटर फ्लो होकर के नीचे आता है तो हाई काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में बदल देता है। इरोसिव वेव को नॉन इरोसिव वेव में कन्वर्ट कर देता है। हो गया टाइम जी? हाँ? तुम आगे बैठो अपना, हमारा कोई काम है। तो ए है हमारा, ठीक है। अब देख लीजिए 4 प्रकार के अंतर देख लीजिए। अब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, बनाने का कीमत, तो इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा होता है और इन दोनों का कम होता है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन, कंपोनेंट और डिस्चार्ज और हेड और नाम, 5 तरह के डिफरेंस देख लिए ना। तो परिभाषा में भी आ जाता है और डिफरेंस में भी आ जाता है और कंपटीशन में भी पूछ दिया जाता है। पूछ देगा कि कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कौन सबसे हाई कॉस्टली है, तो ये वाला, ये दोनों कम।
हाई हेड के लिए हम इन दोनों को बनाते हैं, इसको नहीं बनाते। बना तो सकते हैं इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें देखें ना कंपोनेंट बहुत ज्यादा है, तो सारे कंपोनेंट बनाना और काफी ऊंचा बनाना तो काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। ठीक है, तो यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि टेम्पोररी गली कंट्रोल स्ट्रक्चर का लाइफ कितना होता है, 3 से 8 साल। ये कैसे बना होता है, लोकली अवेलेबल मटेरियल से। परमानेंट का लाइफ कितना होता है, 25 से 50 साल। कैसे बना होता है, तो मशीनरी स्ट्रक्चर से, या कह सकते हैं रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर से। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है कि कितने मैक्सिमम ऑकरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनफॉल, मतलब रिटर्न पीरियड कितना होता है। लोग जो टेम्पोररी स्ट्रक्चर बना होता है उसमें वाटर का कितना रिटर्न, कितने साल के रिटर्न पीरियड के लिए हम टेम्पोररी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो आप याद कर लीजिए 5 से 10 साल। वैसा जगह जहां पर हर 5 से 10 साल में आ रहे हैं हायर अमाउंट ऑफ वाटर, उनके लिए खैर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। तो बाकी एक प्रिसाइज वे में गली कंट्रोल मेजर या गली कंट्रोल स्ट्रक्चर या गली इरोजन कंट्रोल करने के उपाय के बारे में हमने बता दिया। कहीं भी एग्जाम में पूछे किसी चीज का डिस्क्रिप्शन देना है, इससे ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देना है। और डिस्क्रिप्शन में भी कंपोनेंट इसका, कंपोनेंट इसका, हेड इसका, हेड इसका, हेड इसका, डिस्चार्ज इसका, डिस्चार्ज इसका, डिस्चार्ज इसका, नाम इसका क्या है, अलग इसका क्या है, इसका क्या है, और एक कट ऑफ का क्या काम है, कट ऑफ वॉल का या हीलिंग बेसिन का क्या काम है। बस दिस इज द प्रिसाइज वे, नॉट मोर देन दिस। आपसे पढ़ना है, ज्यादा हो तो नेट आप फिगर आप नेट से देख लीजिए। बस हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन स्ट्राइक करेगा।